जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जो पहले क्लास कर चुके हैं, गुड इवनिंग दोबारा से, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे 17 तारीख का जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको देखेंगे। कैमरा बार बार पता नहीं कैसे इसका फोकस चेंज हो जा रहा है। हाँ, तो देखो, आप सोचो कि आप पानी पीने के लिए नल खोलो और उसमें ग्लोइंग ग्रीन वाटर आए फ्लोरोसेंट कलर का, तो कैसा लगेगा? सुंदर तो लगेगा लेकिन हेल्दी नहीं होगा, है ना। तो यही हो रहा है कुछ कानपुर के आसपास, कानपुर और कानपुर का जो देहात वाला इलाका है उसमें। ठीक है, क्या हो रहा है? ये ग्रीन कलर का पानी आ रहा है, चमकता हुआ। ठीक है, हुआ क्या है, क्यों आ रहा है इस कलर ग्रीन कलर का पानी? तो आप लोग ये समझो कि जो आसपास का इलाका है ना कानपुर के, वहां पर वो वाली फैक्ट्रीज हैं, लेदर फैक्ट्रीज हैं जो कि लेदर के ऊपर टैनिंग का काम करती हैं। जो लेदर के ऊपर एक टैन कलर आप देखते हो ना, टैन कलर मतलब कि थोड़ा सा डार्क डार्क ब्राउन कलर, फिर लाइट ब्राउन कलर, ऐसे कलर का ग्रेडियंट दिखाई देता है लेदर के कपड़ों के अंदर, लेदर की बेल्ट के अंदर। कोई भी लेदर प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो उसके अंदर आपको टैन दिखाई देता है। तो जो ब्राउन कलर है वो टैन है। वो टैन कैसे आता है? वो क्रोमियम से आता है। समस्या क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एरिया कहाँ कहाँ पर है। अलोंग नेशनल हाईवे 19, patches of soil carry fluorescent greenish yellow stains in चिवाली विलेज ऑफ फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर के अंदर चिवाली विलेज के आसपास कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों ही जगहों पर कुछ इलाकों में हरे रंग का पानी आने लगा। हैंडपंप रिलीज येलो ग्रीन वाटर, walls walls and roofs bear chemical stains, residents complain of skin rash, stomach pain, digestive problems। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो है क्या ये? contaminated water is still used for washing and bathing। Poor families often cannot afford आरओ और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। जो गरीब लोग हैं वो लोग कैसे ही अफोर्ड करेंगे? तो इसका जो एनवायरमेंट का इफेक्ट है वो भी कैसा होगा? वो भी अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके का होगा। ठीक है, आगे चल के उसको अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेसिडेंट ने ये बोला कि यहाँ पर पानी नहीं बहता, यहाँ पर केमिकल बहता है। ठीक, इसके अंदर रिपोर्टेड है ये। अब देखेंगे हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का डेटा बताता है, देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट डेटा साइटेड इन द आर्टिकल, ग्राउंड वाटर इज अबाउट अ dozen affected locations across 3 districts has contaminated hexavalent chromium। हेक्सावेलेंट क्रोमियम या फिर जिसे बोलते हैं क्रोमियम 6। क्रोमियम 6 टॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा, जो कि वहां पे पानी में मिल के आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, देखो एक सर्वे किया गया 2025 में, गवर्नमेंट रिपोर्ट है क्या कंसर्निंग ब्लड सैंपल्स। लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए जिसके अंदर क्रोमियम लेवल अबव प्रिस्क्राइब्ड लेवल पाया गया। कितने लोगों में? 73 to 96% लोगों में जिनका टेस्ट हुआ। 73 to 96% लोगों के ब्लड तक क्या पहुंच चुका है? हेक्सावेलेंट क्रोमियम पहुंच चुका है उस इलाके में, कानपुर के आसपास के इलाके में। है क्या क्रोमियम? सर ये क्या होता है? हाँ, अब उस पर ही आ रहे हैं कि इस क्रोमियम क्या होता है। तो क्रोमियम एक केमिकल कंपाउंड है। देखो, क्रोमियम 3 होता है, 6 होता है और 6 के कंपाउंड्स होते हैं। तो क्रोमियम 3 वैसे तो थोड़ा लेस हार्मफुल होता है, और यही क्रोमियम 3 ही कॉमनली लेदर इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो कंटामिनेशन है वो किसका है? क्रोमियम 6 का। हेवीली रिएक्टिव है, मोबाइल एंड सब्सटेंशियली मोर टॉक्सिक है। सब्सटेंशियली मोर टॉक्सिक यानी कि ज्यादा जहरीला है, लोगों को ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके अलावा क्रोमियम 6 कंपाउंड्स फ्रिक्वेंटली अपीयर येलो, ऑरेंज और येलो ग्रीन कलर। तो जो ये येलो ग्रीन कलर फ्लोरोसेंट कलर का पानी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? क्रोमियम 6 के कंपाउंड्स है। क्रोमियम 6 कैसा है? हार्मफुल है। और जो यूज होता है वो कैसा है? वो लेस हार्मफुल वाला क्रोमियम 3 जनरली यूज किया जाता है।
क्रोमियम इज नेचुरली अकरिंग हार्ड ग्रेइश मेटल फाउंड इन रॉक्स सॉइल। रॉक और सॉइल में ग्रे कलर का मेटल पाया जाता है, क्रोमियम उसको बोलते हैं। इट एग्जिस्ट डिफरेंट केमिकल फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से अलग अलग ये फॉर्मेशन बनाता जाता है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा ये क्रोमियम 6 की तरफ बढ़ता जाएगा। अब हुआ क्या, क्रोमियम कंपाउंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लास्टिक, पिगमेंट, डाइज, लेदर टैनिंग, लेदर की जो टैनिंग होती है उसके अंदर, मेटल फिनिशिंग में यूज होता है, वुड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज होता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्रोमियम यूज होता है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर केस है वो है लेदर टैनिंग का। लेदर टैनिंग इंडस्ट्री कानपुर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज की नहीं है, 19th सेंचुरी से चली आ रही है वो, तो हिस्टोरिक है। ठीक है, तो देखो द टैनिंग इंडस्ट्री जनरली यूज क्रोमियम 3 सॉल्ट्स सच एज क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट का जनरली यूज किया जाता है उसके अंदर। हाउएवर इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अगर उसको सही से प्रोसेस नहीं किया तो ऑक्सीडेशन और अनसेफ डिस्पोजल, अनसेफ डिस्पोजल किया तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो केमिकली रिएक्ट होगा और वो क्या बन जाएगा, क्रोमियम 6 बन जाएगा। तो यहां पर सही से उसका क्या नहीं हो रहा है, डिस्पोजल नहीं हो रहा है। डिस्पोजल कैसे हो रहा है, WHO क्या कहता है कि क्रोमियम 6 क्या है, क्रोमियम 6 की जो लिमिट हो सकती है वो हो सकती है 0.05 mg पर लीटर, मैक्सिमम है ये लिमिट। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर अभी इस एरिया के अंदर पाई जा रही है। इंडस्ट्रियल कैसे ग्राउंड वाटर में कैसे चला गया, ग्राउंड वाटर में क्रोमियम कैसे मिल गया, अगर हम इंडस्ट्रीज में यूज भी कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर तक कैसे पहुंच गया, ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड के नीचे है ना, तो वहां तक कैसे पहुंच गया। तो कानपुर और इसके सराउंडिंग के एरियाज जो जहां पर ये टेनरीज होती हैं, टेनरीज यानी कि जहां पर टैनिंग की जाती है, ये जो केमिकल इंडस्ट्री जो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट जो होता है, इसको डंप कर देते हैं ऐसे जमीन के ऊपर। और आज से नहीं, 19th सेंचुरी से करते आ रहे हैं। Factories in the region manufactured chromium sulfate for use in tanning industry. Over several decades, chromium-bearing sludge and improperly treated industrial waste were dumped on open land. अब ओपन लैंड पे इन्होंने डंप कर दिया, क्या होगा, बारिश होगी और बारिश बारिश क्या करेगी, बारिश पानी के साथ उसको ग्राउंड के अंदर एक्यूफायर्स तक पहुंचाएगी, है ना। तो जो डीप एक्यूफायर्स है वहां तक जब पहुंच जाएगा तो फिर वो ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, कंटामिनेट कर देगा। तो यही हुआ इस केस के अंदर कि वो ग्राउंड वाटर तक को कंटामिनेट कर चुका है, ग्रीन ग्राउंड वाटर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जब ये स्लज वहां पर बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत सालों से वहां पे स्लज इकट्ठा किया जा रहा है, तो फैक्ट्रीज ने क्या किया कि आसपास के गांव वालों को वो मिट्टी की तरह देने लग गए, ये लो मिट्टी। और उन गांव वालों ने अपने खेतों में मिट्टी की तरह उसको पूरे स्लज को फैला लिया, बिना उसका साइंटिफिक क्या उसका परिणाम होगा ये जाने। ठीक है, तो वहां पर वो पूरा फैल चुका है। लो लाइंग लैंड्स हैं, उसको फिल करने के लिए उन्होंने यूज किया, घर बनाने के लिए, शेल्टर्स बनाने के लिए उस मिट्टी का यूज किया गया। तो वहां पर अब वो पूरे एरिया के अंदर वो, अब ऐसा नहीं है कि डंप साइट को अगर हम ट्रीट कर दें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे में फैल चुका है। अब ट्रीट करने से होगा भी नहीं, अब ट्रीट किसको करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। ग्राउंड वाटर को डिफिकल्ट है ट्रीट करना, इतना आसान नहीं है। तो पीपल लोगों ने वहां पर इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिट्टी की तरह यूज किया है। व्हेन पॉपुलेशन बिकम विजिबल, अभी तक जैसे शुरुआत में हल्का हल्का कलर का पानी आने लगा, हल्का ग्रीन कलर का आने लगा, तो लोगों ने इग्नोर किया, पीने लग गए। फिर जब अब हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तब लोगों ने थोड़ा सा रिपोर्टिंग शुरू की है, वहां पर थोड़ा सा देखा लोगों ने कि वहां पे तो क्रोमियम 6 की वो है। कैसे, जब डार्कर कलर आने लगा, जब लोगों को इमीडिएट वॉमिटिंग डिस्कम्फर्ट होने लगा, स्किन और डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स आने लग गई, ज्यादा होने लग गई उस एरिया में। तो बफेलोज जो भैंस होती हैं उनको भी लेग में बर्न्स होने लग गए, पैरों में, पैर जले जले से निशान पड़ने लग गए उनके पैरों पे। और चिल्ड्रन एंड एनिमल शो डैमेज टू देयर नेल्स, तो नेल्स, नाखून जो होते हैं वो भी इससे डैमेज होने लग गए। तब लोगों ने ध्यान दिया कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके का पानी आ रहा है। तो उसके ऊपर फिर ये रिसर्च हुई तो पता चला कि क्रोमियम 6 का कंटेमिनेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको रोकने की कभी कोशिश नहीं की गई। 2005 में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने इंटरवीन किया था और कहा था कि भाई जो डंपिंग ग्राउंड है इसको सही से प्रॉपर डिस्चार्ज करने की जरूरत है
और लेकिन ये कभी हुआ नहीं। फिर 2017 में एनजीटी ने ऑर्डर भी पास किया। एनजीटी ने क्या बोला, रिमूवल ऑफ क्रोमियम डंप्स, रिमूव करने के लिए बोला कानपुर से, है ना। हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल है जो जैसे जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं ना, वो यहाँ पर सुने जाते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। एक तो हो गई कोर्ट, हमारी रेगुलर कोर्ट, कचहरी, है ना। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स होते हैं कुछ जो स्पेशल मुद्दे हो गए, जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो गए, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। जैसे कंपनीज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए बनाया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। कंज्यूमर कोर्ट आपने सुना होगा, है ना। तो कंज्यूमर कोर्ट भी एक ट्रिब्यूनल है, वो कंज्यूमर के केसेस देखती है ना। तो इस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है किसके लिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस देखने के लिए। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसके अंदर इंटरवीन किया था और बोला था कि वहां से क्रोमियम डंप्स जो है उनको हटाया जाना चाहिए। तो ये काफी समय तक तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। द लार्जेस्ट एंड अर्लीस्ट क्रोमियम डंप वाज लोकेटेड इन एट रैना इन कानपुर देहात। एनजीटी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड अप्रोक्सीमेटली 62,225 मीट्रिक टन ऑफ क्रोमियम कंटामिनेटिंग वेस्ट। कितना ज्यादा है ये सोचो। तो बार बार ऑर्डर पास करने के बाद भी बहुत लंबे समय तक इसको हटाया नहीं गया। हटाने के बाद भी येलो पिगमेंट्स और ये सारी चीजें वहां पर रह गई हैं। कंटामिनेटेड सॉइल अभी भी वहां पर है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिखाता है हमको कि रिमूवल ऑफ विजिबल वेस्ट डंप इज नॉट द सेम एज रिमीडिएशन ऑफ द कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर। रिमीडिएशन क्या होता है, रिमीडिएशन होता है जब हम उसको किसी कंटामिनेटेड वाटर को, कंटामिनेटेड सॉइल को या कंटामिनेटेड एयर है तो उसको हम ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिमीडिएशन। दो तरीके से हो सकता है, इन सितु, एक्स सितु। इन सितु यानी कि जहां पर वो है, जैसे एनजीटी ने क्या ऑर्डर किया वहां से हटाने का। इन सितु करते हैं तो क्या करते हैं कि वहां पर जहां पर क्रोमियम डंप है वहां पर ही उसको ट्रीट करेंगे, उस वहीं पर उसको कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाएंगे, कुछ ऐसे बायो बायोकेमिकल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे वो होते हैं एल्गीज होते हैं जो ऐसे हैवी मेटल्स को खा के क्या करते हैं, लेस हार्मफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो गया इन सितु। एक्स सितु, वहां से हटाया जाए, उसको ट्रीट किया जाए और फिर वापस उसको रिलीज किया जाए, तो होता है एक्स सितु। तो दो तरीके से रेमेडिएशन हो सकता है। तो रेमेडिएशन, वहां से डंप को हटा लेने का मतलब ये नहीं है कि रेमेडिएशन हो गया। रेमेडिएशन अलग चीज है। ठीक है, एक और बड़ी समस्या है। अब आप ये कहो कि भाई वहां पर लोग पानी, उस वाला पानी यूज ना करें, ग्राउंड वाटर यूज ना करें, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक रिलायबल वाटर सप्लाई चाहिए, है ना। जो क्या है, भारत सरकार का एक नारा है, हर घर नल से जल। ये कौन सी योजना के अंतर्गत है? जल्दी बताओ, ऐसे सन्नाटा कैसे हो गया क्लास में। नहीं, स्वच्छ भारत नहीं है, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का नारा है कि हर घर जल से, नल से जल, नल से जल, जल से नल नहीं, जल, नल से जल। हाँ, टैप वाटर, हर एक रूरल हाउस होल्ड के लिए टैप वाटर, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल ही जीवन है, सिंपल सा मिशन है। तो जल जीवन मिशन क्या है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर पहुंचाना। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं टैप वाटर के साथ, आप लोग भी जानते हैं, इसी भारत में रहते हैं। कई बार टैप वाटर क्या होता है कि वो सीवेज के पानी के साथ मिलके आ रहा है, कई बार टैप वाटर नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है सप्लाई। तो वो सारी समस्याएं हैं। ऐसी समस्याओं के साथ फिर वो ग्राउंड वाटर कैसे यूज ना करें, है ना, ये बड़ी जटिल समस्या है। तो इसके ऊपर, इसको सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि भाई जो गरीब आदमी है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता आरओ का पानी, लेकिन अमीर आदमी कर सकता है। इसको बोलेंगे एनवायरमेंटल इनजस्टिस हो रहा है ना। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एनवायरमेंट इनजस्टिस का। इसके अलावा हेल्थ थ्रेट्स क्या है, स्किन इरिटेशन, रैशेस, इचिंग, अल्सर तक हो जा रहा है लोगों को, स्टमक पेन, वोमिटिंग,
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हाँ जी, अल्सर, फोड़े वोड़े जो हो जाते हैं, खुजली में कई बार वैसे नहीं हो जाता कि उसमें पस भी निकल रहा है और वो सब हो रहा है, उसको अल्सर बोलेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है सबसे बड़ी, है ना। तो इसके अलावा जो ये इंटरनेशनल सर एजेंसी ये फॉर पानी, रिसर्च ऑन कैंसर है, हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये पानी की वजह से होता है सर? ये पानी की वजह से नहीं, क्रोमियम 5 के कंटामिनेशन, क्रोमियम 5 जो पानी के अंदर मिल गया है उसकी वजह से कानपुर के आसपास के क्षेत्र में, जो अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि कानपुर के आसपास के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो लेदर की इंडस्ट्रीज है वहां पे, वो जो केमिकल यूज करती हैं उसको सही से ट्रीट ना करने की वजह से ग्राउंड वाटर के अंदर क्रोमियम 5 का कंटामिनेशन हो गया है, जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के हिसाब से कार्सियोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है ये। ठीक है, इससे कैंसर भी होता है लोगों को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम एंगल से देखें तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ के साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी राइट टू लाइफ का हिस्सा है ना। इसके अलावा राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी हमारे राइट टू लाइफ का हिस्सा है। तो वो सब भी यहाँ से क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा। तो जिस इंडस्ट्री ने पॉल्यूट किया उस इंडस्ट्री से यहाँ पर कंपनसेशन लेना चाहिए। कंपनसेशन किस चीज के लिए, फॉर द रिमीडिएशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हालांकि ऐसा हो पाए ये बहुत मुश्किल है, ग्राउंड वाटर के रिमीडिएशन में अगर करें भी तो कई बार 10 साल 100 साल कितने भी साल लग सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर को पहले तो ट्रीट करना ही बहुत मुश्किल है। इसके अलावा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर साइंटिफिक प्रूफ नहीं भी है आपके पास कि ऐसा करने से एनवायरमेंट को नुकसान होगा, तो भी प्रिकॉशन रखते हुए आपको नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है, ठीक है, उसको रोकना है। इसके अलावा इंटरजेनरेशनल इक्विटी, भाई इंटरजेनरेशनल इक्विटी को हम लोग हैम्पर कर रहे हैं कि आगे आगे आने वाली जनरेशन को भी तो पानी की जरूरत होगी। तो हम लोग जब पानी को कंटामिनेट कर देंगे, उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने तो कोई पॉल्यूशन किया ही नहीं है, अभी तो पैदा ही नहीं हुए वो, लेकिन उनको वो पैदा होने के साथ ही क्या मिलेगा, कंटामिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड एयर, है ना। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट केस है वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर भी टैनरीज थी, टैनरीज यानी कि वही टैनिंग वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वही हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्विंग टैनरीज। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एज एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं और सबसे ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नहीं हो पाया तो उसके बाद पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट मस्ट बी डन, इमीडिएट मेजर्स क्या लेना चाहिए, हैंडपंप को बंद कर देना चाहिए, जहां जहां पे कंटामिनेशन है वहां पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बैन कर देना चाहिए, पानी की सप्लाई करनी चाहिए प्रॉपर, है ना। इसके अलावा हेल्थ कैंप्स लगाने चाहिए, चेकअप कैंप्स लगाने चाहिए सरकार को, जिससे कि वहां पे जो जो समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सके। ठीक है, इसके अलावा साइंटिफिक रिमीडिएशन करना चाहिए, हालांकि बहुत लंबा समय लगेगा इसके अंदर। अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए, जिस इंडस्ट्री ने वहां पर वेस्ट डंप किया है, अनसाइंटिफिकली अनट्रीटेड वेस्ट जो डंप किया है, उससे पैसे लेके और यहाँ पर सारे काम किए जाने चाहिए। प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश में इंसान की जान की कीमत है नहीं कुछ, कोई कीमत नहीं है। वहां झारखंड में लोग मर रहे हैं कितने सालों से, सरकार झांक कर नहीं देखती। और उधर जहां पे भी माइनिंग हो रही है वहां के लोगों की हालत देखो, जहां पे यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, तो वहां के लोग पूरी तरीके से, मतलब उनके खेत भी खत्म हो गए, उनकी हेल्थ भी खत्म हो गई, और रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो डिस्टॉर्टेड भी पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे डिफॉर्मिटीज आ रही हैं बॉडीज के अंदर, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। करना चाहिए, करते कुछ सर आई एग्री विथ यू। नहीं। हाँ, ठीक है, थैंक यू, सर सही बोला आपने बिल्कुल। थैंक यू, फर्स्ट टाइम यू हमारे आर एग्जाम एग्रीइंग विद बेकार है मी। सर।
हाँ? सर हमारा इंडिया बेकार है वैसे, हमारे इंडिया में भी नहीं, यही ऐसा होता है। नहीं बोल सकते आपकी इंडिया बेकार है, ऐसा मत बोलो। अब आ जाओ पहले, सर लोग बेकार हैं। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हमको न्यूज़पेपर खत्म करना है ना, तो अगर हम भटक जाएंगे मुद्दे से तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो देखो एक आर्टिकल छपा है, और इस इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि इंडिया इज लूजिंग वेस्ट एशिया बट इट इज नॉट टू लेट। वेस्ट एशिया वॉर के अंदर इंडिया इज लूजिंग, दो इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट, इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, एंड क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसी वजह से इंडिया हार रहा है। इनका ये कहना है इस आर्टिकल के अंदर। क्या कहना है देखो, सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है? द ऑथर आर्ग्यूज दैट इंडियाज इन्फ्लुएंस इज डिक्लाइनिंग because New Delhi is relying on old bilateral relationships while West Asia is developing an entirely new security architecture. अभी क्या हुआ? अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि भाई इंडिया की जो पोजीशन थी इस वॉर से पहले मिडिल ईस्ट के अंदर, या जिसको हम वेस्ट एशिया कह रहे हैं, मतलब लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, वैसे वो वेस्ट एशिया है। तो जो वेस्ट एशिया है उसके अंदर इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी थी। हमारा यूएई के साथ भी अच्छा रिलेशन था, ईरान के साथ भी अच्छा रिलेशन था। हम लोग वहां पे चाबहार पोर्ट बना रहे थे, और I2U2 के अंदर हम लोग शामिल हो गए थे। इंडिया, इसराइल, यूएई, यूएसए, ये जो चार कंट्रीज का ग्रुप बना था, इसके अंदर हम लोग थे। आईमैक के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट पार्टनर थे, है ना। अभी भी यहाँ है ना कि आईमैक के अंदर INSTC से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। INSTC मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो चाबहार पोर्ट से होके जाता है ना। तो हम लोगों की पोजीशन मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी थी, लेकिन वॉर के बाद पोजीशन चेंज हुई है। कैसे? पाकिस्तान जो है वो उसका डिप्लोमेटिक मूवमेंट एक तो हम लोगों को इफेक्ट कर रहा है। कैसे? क्या कह रहे हैं? द करंट ईरान कंफ्लिक्ट हैज फोकस्ड गल्फ कंट्रीज टू रिकंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला। जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, चाहे सऊदीया हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, यमन हो, ये सब किस पे रिलाय करते हैं सिक्योरिटी के लिए? यूएस के ऊपर। यूएस के सब ने यूएस के साथ डील कर रखी है, और इसीलिए ये जो पेट्रोल बेचते हैं ये डॉलर में बेचते हैं। इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर कंसेप्ट, कि तुम पेट्रोल डॉलर में बेचो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ? हाँ जी। इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, जिसकी डिमांड होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब हमें तेल खरीदना है तो हम क्या करते हैं? हम रुपया दे के मार्केट में डॉलर खरीदते हैं, खरीदना पड़ता है ना। तो वो डॉलर जब खरीद रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, और जब हम रुपये को सप्लाई कर रहे हैं तो रुपये की वैल्यू घट रही है ना। तो सीधे डिमांड सप्लाई का खेल है। ठीक है, तो डिमांड जिस चीज की बढ़ेगी, यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ाने के लिए क्या बोला उसने, कि तुम पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम जो है वो डॉलर में बेचो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। इधर सुन लो यार, तुम लोग क्या बातें करे जा रहे हो इतनी देर से। माना तुम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन आज कुछ नई चीजें हैं। ठीक है, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, तो इधर ध्यान दो, बाद में कहना। वो तुम्हारे बराबर वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि कहाँ थे हम, देखा, यही होता है। हाँ, तो ये सब लोग क्या यूएस के ऊपर डिपेंड करते थे सिक्योरिटी के लिए। अब जो ईरान की वॉर चली, इसमें ईरान ने बहरीन के ऊपर और यूएई के ऊपर, सऊदी के ऊपर, सबके ऊपर मिसाइल मारी, देखा आप लोगों ने। लेकिन यूएस नहीं बचा पाया, तो यूएस के ऊपर रिलायबिलिटी कम हो गई। तो यूएस के ऊपर रिलायबिलिटी कम हुई, तो सबसे पहले सऊदीया ने क्या किया? पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट किया था, याद हो आप लोगों को, शुरुआत में। क्या? नहीं नहीं, वो तो बाद में हुआ। सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी का हुआ था। पाकिस्तान और सऊदी का क्या पैक्ट हुआ था? अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। हालांकि उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पकड़ के पीटा, और इसने हुथीज ने सऊदी को मारा, तो कुछ दोनों एक दूसरे के लिए आए नहीं। फिर उसके बाद एक और पैक्ट हुआ, मक्का पैक्ट। अभी मक्का पैक्ट जो है, इसके बारे में डिटेल्स है ही नहीं मार्केट के अंदर, मतलब इन्होंने पब्लिक नहीं करी है अभी तक। अब इसके अंदर क्या कयास लगाया जा रहा है, मतलब क्या मेन पॉइंट क्या होगा, कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला, टर्की का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
क्या टर्की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है पाकिस्तान को या नहीं करता है? क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड करता है, न्यूक्लियर डेटरेंस का जो अम्ब्रेला उसको एक्सटेंड करता है सऊदी के लिए या और टर्की के लिए या नहीं करता है? तो ये मेन पॉइंट होंगे, ठीक है। और सऊदी तो पैसा लेके आता ही है, तो लाला देश है ना। तो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट ये हो गया इनके बीच में, टर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ, है ना? सर हाँ, मक्का पैक्ट समझ नहीं आया। एक मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल अटैक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए फिर कोई ना पाकिस्तान आया ना टर्की आया। हाँ, अब आप पूछो हिमांशी। सर मक्का पैक्ट क्या होता है सर? मक्का पैक्ट पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इन्होंने ये बोला कि कोई भी किसी के ऊपर भी अटैक होगा, चाहे टर्की के ऊपर हो, चाहे पाकिस्तान के ऊपर हो, चाहे सऊदीया के ऊपर हो, तो तीनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा और तीनों देश मिलकर लड़ेंगे। अब बहुत सारी समस्याएं हैं इसके अंदर। देखो, मेन लड़ाई इनकी किससे है? मेन लड़ाई तो इनकी ईरान से है ना। और जब ईरान से मेन लड़ाई है और ईरान के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड करता है, अगर पाकिस्तान कभी भी कहता है कि अगर सऊदी पे हमला किया, सऊदी पे मिसाइल मारी, अगर हुथीज ने मारी, क्योंकि ईरान कई फ्रंट पे लड़ रहा है ना, ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान कई फ्रंट पे लड़ रहा है। ईरान ईरान तो है ही, उसके अलावा बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स हैं जो ईरान की तरफ से लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहा है? यमन के अंदर हूथी रिबेल्स लड़ रहे हैं, जो अभी हमारे डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ और वेस्टर्न ईस्टर्न जो यमन है उसके ऊपर हूथी रिबेल्स का कब्जा है, बाकायदा सरकार चलाते हैं वो। ऐसे आतंकवादी ग्रुप है, लेकिन घोषित आतंकवादी ग्रुप है, लेकिन सरकार चलाते हैं बाकायदा यमन के अंदर। और ये सऊदी पे हमला करते हैं। तो सऊदी, पाकिस्तान और टर्की आ गया, ये रहा, इन तीनों का पैक्ट है वो, ठीक है। इन तीनों ने पैक्ट किया है कि हम लोग क्या करेंगे, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, ठीक। ईरान से लड़ाई है इनकी। पाकिस्तान अगर कहता है कि मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला अपना एक्सटेंड करता हूं, तो ये 800 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, जो कि बहुत ही फ्रेजाइल बॉर्डर है, क्योंकि ये एरिया है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन है। और अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, वो बलूचिस्तान को, वैसे तो वो अपनी तरफ से तो घोषित कर चुकी है कि हम लिबरेट हो गए, लेकिन अभी उनको फ्री नहीं माना जा सकता, अलग कंट्री नहीं माना जा सकता अभी तक, ठीक है। तो ये भी अपनी फ्रीडम क्लेम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ईरान ने थोड़ी सी भी मदद कर दी उनकी, तो ये पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो इस डर से ये एक डेटरेंस है पाकिस्तान के अगेंस्ट। न्यूक्लियर ना होते हुए भी बहुत सारे डेटरेंसेस और भी होते हैं, है ना। तो ये उसमें से एक है। बलूचिस्तान अपनी गवर्नमेंट चलाने की, मतलब वो लोकल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान वाले रोकने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहता है वहां, ठीक है। वैसे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो पाकिस्तान का ही है, अभी भी सरकार है, मतलब चुनी हुई सरकार है वहां पर, ऐसा नहीं है कुछ भी कि चुनी हुई सरकार नहीं है ना। तो मक्का ज्वाइंट एक्ट हो गया। इसके बाद इंडिया के लिए चैलेंज क्यों है आप लोग समझ ही गए, हम लोगों ने बात करी इसके बारे में। ग्रेटर टर्किश सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि पाकिस्तान अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, क्योंकि टर्की के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स हमारे ऊपर मारे थे ना, वो सब टर्की ने दिए थे उसको, ठीक है ना। अब ये ऑथर जो है, ये जो हमारा आर्टिकल है आज का, ये एक तीसरा रास्ता बताता है। कहता है कि भाई एक तरफ हम लोग अलाइन नहीं हो सकते, ना तो हम ऐसा कर सकते कि भाई जाके यूएस के साथ हम लोग मिलिट्री अलायंस बना लें, नाटो की तरह उसके साथ शामिल हो जाएं, और ना हम लोग ईरान की तरफ जाके कह सकते कि हम पूरी तरीके से अब क्या करेंगे, ईरान के साथ रहेंगे और यूएस के ऊपर हमला कर देंगे। दोनों ही रास्ते हम लोग नहीं अपना सकते, है ना। दोनों रास्ते नहीं अपना सकते, लेकिन एक तीसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता क्या है? एंगेजमेंट का। तो हमें एंगेज करना चाहिए, और ये सही कह रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? एंगेज करना चाहिए फिर से सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट हुआ है, उसको अगर हम लोगों को थोड़ा सा वो करना है, नॉर्मलाइज करना है अपने अगेंस्ट, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एडवर्सरी उन्होंने नहीं बताया कि इंडिया होगा, ईरान होगा, कौन होगा। तो फ्लेक्सिबल है, किसी को भी वो एडवर्सरी मान सकते हैं।
मक्का ज्वाइंट पैक्ट में, है ना। तो किसी को भी अगर एडवर्सरी मान सकते हैं तो हम लोगों को ना माने, इसके लिए सऊदी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, तो सऊदी के साथ हमको जाके और रिलेशनशिप री एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए वहां पर, ठीक है। इसके अलावा डायलॉग को प्रमोट करना चाहिए अरब कंट्रीज और ईरान के बीच में बात करने के लिए। यूएई बात करना चाहता है, यूएई ऐसा नहीं है कि वो ईरान के अगेंस्ट है, सऊदी ईरान के अगेंस्ट है, यूएई ईरान के अगेंस्ट नहीं है। यूएई की और ईरान की बातचीत, देखो सऊदी और ईरान यूएई की लड़ाई है, इन ये दोनों दुश्मन है, ठीक है। तो इसलिए यूएई जो है वो ईरान के साथ अगर वो बात करने में हम लोग मदद करेंगे तो हो सकता है कि उनके बात हो जाए। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमें टर्की के साथ भी बात करनी चाहिए पाकिस्तान के रिगार्डिंग, जो उसके साथ पैक्ट हुआ है ना। और इजिप्ट के साथ काम करना चाहिए ताकि हमारा बाबल मानदेब सुएज कैनाल वाला जो रूट है वो सिक्योर रहे। और सोमालिया और सोकोत्रा आइलैंड्स के आसपास हमें अपना मैरीटाइम प्रेजेंस, कोई मिलिट्री बेस इस तरीके का बनाना चाहिए। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ज्यादा करनी चाहिए इस एरिया के अंदर। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली है, ठीक है। ये है सोकोत्रा आइलैंड, यहाँ पर ये जो आप लोगों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिख रहा है, सोमालिया, सोमालिया से बस थोड़ा सा आगे ये आगे आपका सोकोत्रा। तो सोकोत्रा आइलैंड गल्फ ऑफ एडन में है, तो गल्फ ऑफ एडन पूरा हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है उसके ऊपर पड़ता है, गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका बाबल मानदेव, बाबल मानदेव के बाद रेड सी, सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, जिब्राल्टर और यूरोप, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड रूट है। इसके अलावा एक इकोलॉजिकल इशू है वहां पर, हरा मैंग्रोव फॉरेस्ट। हरा मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम केशम आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। केशम आइलैंड क्या है, सुना है किसी ने? नहीं सुना केशम आइलैंड की धमकी? ये देखो भैया केशम आइलैंड, ये है केशम आइलैंड, ये जो बिल्कुल हॉर्मोज के ऊपर है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना, ये केशम। और केशम आइलैंड क्या है, इसके बीच में जो ये पानी दिखाई दे रहा है, ये जो पानी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये हरा मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हरा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये किस टाइप का फॉरेस्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इस पर खतरा है। यहाँ पे वॉर चल रही है ना। क्या है ये? ग्रे मैंग्रोव है, यानी कि एविसियाना, एविसियन मैराइन, एविसियन मतलब जो एक टाइप ऑफ ग्रे और ब्लैक टाइप ऑफ मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, वो जब कहां पर मेरीन के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर उग रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं एविसिया, एविसेनिया मरीना, एविसेनिया मरीना, ठीक है। ये क्या है? ग्रे ग्रे मैंग्रोव्स हैं यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 1976 से है ये, ठीक है। अ, ये रहा एविसेना मैंग्रोव इकोसिस्टम। क्या होता है? हाईली रेजिलियंट कोस्टल, हाईली रेजिलियंट मतलब एवर ग्रोइंग, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, हाईली रेजिलियंट कोस्टल फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय shrubs and trees from the genus Avicenna, commonly known as grey or black mangroves, ठीक है। distributed globally across tropical and subtropical intertidal zones. These ecosystems are critical marine nurseries, robust carbon sinks, तो बहुत बड़ा कार्बन सिंक का काम करते हैं। जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो उसके लिए इंडिया के अंदर भी एक मिशन चलाया गया अभी, वो भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव मिशन पर क्या नाम है उसका, अभी याद नहीं यार, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। इंडिया के अंदर भी एक मिशन चलाया गया। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? आप लोगों को पता ही है कि कोस्टल इरोजन रोकता है, कोस्ट से जो सॉइल सैंड एरोड होती है उसको रोकता है। इसके अलावा फिशेस के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है, तो फिशेस यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशम के टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई? एक इंडियन पायनियर नाम का शिप वहां पर जा रहा था और उससे ऑयल स्पिल हो गया, बहुत सारा, बहुत सारा, जिसके ऊपर एक मिसाइल आकर लगी थी। उस मिसाइल लगने की वजह से बहुत सारा 160 किलोमीटर के एरिया में ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्लिक बन गया। ऑयल स्लिक मतलब एक पतली शीट बन गई पानी के ऊपर ऑयल की। तो अब उन मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो जड़ें है ना, उसके ऊपर वो ऑयल की कोटिंग होगी,
और उनका ऑक्सीजन जो सप्लाई है मरीन लाइफ के लिए वो रुक जाएगा। तो वहां पे बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है ये। अब एक और खतरा है भाई, ऑयल स्पिल हो गया, उसको उसको साफ किया जा सकता है, लेकिन साफ करेगा कौन? वहां पे तो लगातार मिसाइलें चल रही है ना, वहां पे लगातार कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान यूएस का, तो इसलिए भी वहां पर साफ करने में दिक्कत है। ठीक है, और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में आता ही है ये, याद रखेंगे। 26 जुलाई को होता है इंटरनेशनल डे फॉर डिफेंस ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम को बचाने के लिए डिफेंस डे 26 जुलाई का है। ठीक है, अब यूएस कह रहा है कि हम और सैंक्शंस लगाएंगे, और ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे ईरान के ऊपर, ईरान को काउंटर करने के लिए। तो उसके अंदर अभी तक जो है मैरीन सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जाने नहीं दे रहा था, ब्लॉकेड लगाया हुआ है, यूएस ब्लॉकेड। एनर्जी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, कोई वहां पे वो ऑयल बेच नहीं सकते, कोई एनर्जी खरीद नहीं सकते, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं खरीद पा रहे, बंद कर रखी है। फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर है ईरान अभी भी। ठीक है, सैंक्शंस और ईरान शेडो ऑयल फ्लीट, शेडो ऑयल फ्लीट से जो वो तेल बेच भी रहा था उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। शेडो ऑयल फ्लीट होता है जहां पर देश का झंडा बदल के वो ऑयल फ्लीट्स भेज देते हैं, तो उसको बोलते हैं शेडो ऑयल फ्लीट्स, सैंक्शन से बचने के लिए, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। इसके अलावा वेपन प्रोक्योरमेंट पे सैंक्शंस है, ईरानियन शिपिंग के ऊपर सैंक्शंस है ऑलरेडी, ये सैंक्शंस अभी हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा 500 बिलियन डॉलर जो है इनकी क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी है। ठीक है, 500 बिलियन डॉलर की। और जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल है उन्होंने 1000 लोगों पे और वेसल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं कि ईरान के ये वेसल्स, ये लोग हमारे यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते यूएस के, यूएस और उसके एलाइड्स के साथ। ठीक है, अब क्या क्या ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक ऑप्शंस को कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे। कहना चाइना को सैंक्शन करेंगे, टारगेट चाइनीज टी पॉट रिफाइनरीज। टी पॉट रिफाइनरीज क्या होता है? छोटी छोटी रिफाइनरीज लगाई हुई है चाइना ने, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है उसकी, छोटी छोटी है, लेकिन वो छोटी छोटी 80% कैपेसिटी है उसकी। तो उन छोटी छोटी रिफाइन, सॉरी 80% नहीं है कैपेसिटी, 1/4 है, 1/4, 25% कैपेसिटी टी पॉट रिफाइनरी से आती है चाइना की, और वो 80% ऑयल ईरान का खरीदती है, ईरान का 80% ऑयल वही खरीद रही है। तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए वो कह रहा है कि जितनी भी टी पॉट रिफाइनरीज है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा यूएस। ठीक है, और उसके अलावा चाइनीज बैंक को टारगेट करने की बात कर रहा है, जो कह रहे कि अभी तो छोटे बैंक जो चाइना और हांगकांग के जो छोटे बैंक हैं उसको टारगेट कर रहा है, उसको कर चुका है ऑलरेडी सैंक्शन, कि जो छोटे बैंक हैं उनको सैंक्शन कर चुका है, जो क्या कर रहे हैं, जो ईरान का पैसा प्रोसेस कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जो बड़े बैंक हैं उनको भी हम लोग सैंक्शन करेंगे, तो उसके ऊपर भी बात चल रही है। ईरान के चक्कर में चाइना, असली लड़ाई तो चाइना से है, ईरान तो बैटल ग्राउंड है, असली लड़ाई चाइना और रशिया से है, यूएसए की। ईरान, क्यूबा, यूक्रेन, ये तीनों बैटल ग्राउंड है। असली लड़ाई है चाइना और रशिया एक तरफ है और यूएस एक तरफ है। ठीक है, असली लड़ाई वो है। तो असली लड़ाई चाइना से है, तो चाइना को सैंक्शन करने, और चाइना क्या ये कैसे देखो, इंडिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाए? रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाए? रशिया से लड़ाई है, रशिया के ऊपर लगाता सैंक्शन, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे थे इसलिए सैंक्शंस लगाए थे हमारे ऊपर, है ना। तो इसी तरीके से वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना उनसे ऑयल ले रहा है, चाइना उनको इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है, उनका पैसा प्रोसेस करने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि चाइना को, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। एक तो प्राइमरी सैंक्शंस की ईरान के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगा दिए, अब ये सेकेंडरी सैंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस के ऊपर जब ये बात करेंगे और ये चाइना को काउंटर करेंगे, चाइना भी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि चाइना ही मेन परचेजर है इस टाइम ईरानियन ऑयल का, और चाइना को सैंक्शन करना ही पड़ेगा। और चाइना को सैंक्शन करेंगे तो चाइना क्या करेगा? चाइना सैंक्शन करेगा क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन, अफ्रीका नहीं यूएसए के लिए। वो कहेगा कि एक, मैं क्रिटिकल मिनरल भेजूंगा ही नहीं तुमको। सप्लाई चेन के 90% चाइना के कब्जे में है क्रिटिकल मिनरल्स की, और रिफाइनरी 60% चाइना के कब्जे में है। तो चाइना जब 60% रिफाइन कर रहा है, 90% सप्लाई चेन का ऊपर उसका आधिपत्य है,
तो यूएस का पिछली बार भी यही हुआ था। यूएस ने जब टैरिफ लगाने की कोशिश की तो अंत में यही हुआ कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई बंद कर दी। फिर ट्रम्प को आना पड़ा चाइना, 2 बार आया ट्रम्प, है ना। तो अब फिर से यही होगा अगर वो करेगा तो, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी टैरिफ लिमिटेशन इसकी मैंने आप लोगों को बताई दी, है ना। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम ऐसे लिखेंगे या आप लोगों जो क्लैट के बच्चे हैं उनके में आ सकता है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है टॉपिक। ठीक है, और जैसे आप लोग ऐसे लिखेंगे या आंसर लिखेंगे जीएस के अंदर, विमेन एम्पावरमेंट या उस तरीके का विमेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, तो उसके अंदर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन टॉपिक है आपके लिए। क्या कह रहा है ये टॉपिक? ये देखो चार्ट देखो, सबसे पहले कह रहा है कि टाइम स्पेंट ऑन हाउस वर्क, अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग सर्विसेज। ये टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अनपेड डोमेस्टिक वर्क, अनपेड डोमेस्टिक वर्क सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? फीमेल्स कर रही है। ये देखो फीमेल्स का ग्राफ कितना ऊपर है और मेल तो बिल्कुल नीचे है। ये एज वाइज है, ये 10 साल की उम्र में लगभग बराबर कर रहे हैं। 20 साल की उम्र में महिलाओं का ज्यादा हो गया, 30 साल की उम्र में सबसे पीक पे पहुंच गया, 40 के बाद फिर थोड़ा कम होता गया, बुजुर्ग हो गई महिला, है ना, 70 साल तक। लेकिन 70 साल में भी पुरुष से बहुत ज्यादा है अनपेड डोमेस्टिक वर्क कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अलावा ये देखो लर्निंग में वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के बाद महिलाएं लर्निंग में देखो हमारे बिल्कुल बराबर, मतलब पुरुषों के बिल्कुल बराबर है, मेल के बिल्कुल बराबर है जो टाइम स्पेंड कर रही है लर्निंग के अंदर। तो वो कहीं से तो अपना टाइम निकाल रही होंगी। कहाँ से निकालते हो भाई टाइम? कहाँ से आता है 25वां घंटा तुम्हारे पास? लड़कियों बताओ, अपना लेजर कट करके। देखो ये क्या है, ये लेजर का टाइम है। लेजर का टाइम फीमेल का गिरता जा रहा है एज के साथ। ये 17 साल की उम्र तक का है। एज के साथ क्या हो रहा है, लेजर टाइम महिलाओं का गिरता जा रहा है। अब पुरुषों का बराबर है, मेल का बराबर है। जितना वो बचपन में लेजर टाइम बिता रहे थे, बड़े होने के बाद भी उतना ही बिता रहे हैं। डोमेस्टिक वर्क में देखो 10 साल की उम्र तक लगभग बराबर काम कर रहे हैं पुरुष और महिला दोनों। लेकिन 10 साल की उम्र के बाद देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक वर्क में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है और पुरुषों का उतना ही है लगभग, है ना। इसके अलावा देखो बॉयज कितना कंट्रीब्यूट करते हैं क्लीनिंग में, चाइल्ड केयर में 2.6, 1.3। गर्ल्स कितना करती है 42%। इसमें कुकिंग में 42 आवर्स, और हम कितना करते हैं 2.9 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं हाउस होल्ड वर्क में, महिलाएं ज्यादा करती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं बताऊं? क्या ज्यादा है बॉयज का? है कहाँ पर ज्यादा है बॉयज का? इसमें इसमें ये शॉपिंग में, हाँ शॉपिंग में बॉयज ज्यादा समय बिता रहे हैं 5.1। शॉपिंग करने जा रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, है ना। हाँ आप अब बताओ हिमांशी, क्यों हो रहा है ऐसा? सर लड़कियां इसलिए ज्यादा मतलब हर चीज में मतलब आगे है सर। पहले ना और ये बोलते थे बॉयज और जो जेंट्स होते थे कि तुम घर पे करती ही क्या हो, तो इसलिए गर्ल्स ने बाहर जाके सब घर का भी काम संभाला और बाहर का भी, हम्म। इसलिए वो हर काम कर लेती हैं। कंसेप्चुअली तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन डेटा वाइज आप गलत कह रहे हो। अभी देखेंगे उसका डेटा भी। हाँ क्या? तो ये परंपरागत हम लोगों को ये सिखाया गया कि अच्छा ऐसा नहीं है कि शादी, देखो ये देखो ना, 11 साल की उम्र से लड़कियों को काम पे लगा दिया हाउस होल्ड वर्क पे, डोमेस्टिक वर्क पे। ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही उसको काम करना पड़ रहा है, उसको शुरू से सिखाया गया कि तुम्हें घर का काम करना है ना। और पुरुषों को सिखाया गया कि तुम्हें बाहर जाके शॉपिंग करनी है, बाहर जाके बाहर के काम करने हैं, वर्ल्डली अफेयर्स में इन्वॉल्व होना है। तो ये डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या हुआ ये, इसकी वजह से आज हमारे सामने ये डेटा आया। तो ये आर्टिकल भी यही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो 6 साल की ये सारी डेटा हमने देख ही लिया, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सारा डेटा हमने देख लिया, डेटा रटने की जरूरत नहीं है ना। बस आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड पता होना चाहिए हल्का सा, है ना। तो इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है, गर्ल डोमिनेट इनवर्ड फेसिंग हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, चाइल्ड केयर। बॉयज इक्वल और एक्सीड गर्ल्स प्राइमरली इन फ्रेम फार्म वर्क और शॉपिंग और रिपेयर, ज्यादा करते हैं फार्म का काम, खेती वेती करना,
बाहर जाके काम करना, लड़के ज्यादा इसमें टाइम अपना लगाते हैं ना। गर्ल्स एज 15 to 17 spend nearly an hour cooking daily, while boys spend only about 2 minutes. हम 2 मिनट में मैगी बना के खा के खत्म, है ना। 2 मिनट मतलब वो एवरेज है, कुछ कुछ लड़के 0 कर रहे होंगे, कुछ लड़के हो सकता है 1 घंटा कर रहे होंगे स्पेंड, कुछ हो सकता है 15 मिनट कर रहे होंगे स्पेंड। तो एवरेज हम लोग 2 मिनट स्पेंड कर रहे हैं डेली के, ठीक है। तो अब देखो ये इशू जो है काफी सीरियस है। सीरियस इशू क्यों है? द रियल कॉस्ट, लॉस ऑफ लेजर एंड कंट्रोल ओवर टाइम। असली लॉस क्या हो रहा है आप लोगों का? आपका लेजर खत्म हो, लेजर टाइम है ही नहीं आप लोगों के पास, महिलाओं के पास लेजर टाइम नहीं है। गर्ल्स हाउस वर्क इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 124 मिनट्स पर डे, देयर लेजर टाइम डिक्लाइंस बाय अप्रोक्सीमेटली 115 मिनट्स पर डे। 115 मिनट एक्स्ट्रा लेजर टाइम है बॉयज के पास। जो एक्स्ट्रा लेजर टाइम है उसमें आप लोग क्या कर रहे हो? हाउस होल्ड काम कर रहे हो। इससे हो क्या रहा है? बॉयज ऑल्सो एक्सपीरियंस सम डिक्लाइन इन लेजर, बट द फॉल इज मच स्मॉलर। थोड़ा सा मतलब जो काम का थोड़ा सा आ गया तो फिर लेजर टाइम कम हो जाता है। द टाइम स्पेंड बाय बॉयज ऑन डोमेस्टिक वर्क चेंजेस रिलेटिवली लिटिल। हम लोग हाउस होल्ड वर्क में नहीं कर रहे हैं कुछ काम। दिस प्रोड्यूसेस व्हाट मे बी कॉल्ड टाइम पॉवर्टी। तो आप लोगों के पास है, आप लोग पॉवर्टी में जी रहे हो। पैसे की पॉवर्टी अलग होती है, टाइम की पॉवर्टी में जी रहे हो। A situation in which a person has a little discretionary time after fulfilling compulsory responsibilities. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में, यूज कर सकते हो। Why leisure time is not waste time? वेस्ट नहीं है वो। लेजर टाइम क्या है? वही कंस्ट्रक्टिव टाइम है, वही आपको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। द आर्टिकल इंपॉर्टेंटली रिजेक्ट द एजम्पशन दैट ओनली स्कूलिंग मैटर्स। सिर्फ स्कूलिंग से कुछ नहीं होगा। स्कूल भेज दिया लड़की को, उससे वो एजुकेशन तो ले लेगी, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी कहां से आएगी? गर्ल्स स्पेंड स्लाइटली मोर टाइम लर्निंग देन बॉयज। लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं भाई, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान लगाओ। ये देखो एग्जाम्पल, एट सेवरल एजेस एंड जनरली रिमेन इन स्कूल, ठीक है। येट दे सेक्रीफाइस लेजर दैट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज कर सकते थे वो लेजर टाइम? वो स्पोर्ट्स के लिए यूज कर सकते थे। क्या, क्यों क्यों स्पोर्ट्स में फिजिकली पीछे हैं लड़कियां? उनके पास टाइम ही नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल नेटवर्किंग, बाहर जाके फ्रेंड से मिलना, दोस्तों से मिलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जीवन का, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप बाहर जाके दोस्तों के साथ आधा घंटा खड़े होकर बात करो। उसके लिए टाइम नहीं है लड़कियों के पास। रेस्ट एंड मेंटल वेलबींग, भाई मेंटली भी तो फ्री होना जरूरी है। अगर दिन रात आप मेंटली ऑक्यूपाइड रहोगे तो मेंटल प्रोडक्टिविटी और ऑब्वियसली हैम्पर होगी, कम हो जाएगी, है ना। एक्सप्लोरेशन एंड हॉबीज, जो भाई आप एक्सप्लोर करना है, कुछ हॉबीज डेवलप करनी है। हालांकि अगर आप देखो तो लड़कियों की ज्यादा अच्छी हॉबीज है, पेंटिंग हो गई, और आर्ट क्राफ्ट के अंदर लड़कियां ज्यादा अच्छी होती है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हैम्पर हो रही है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जब हैम्पर होती है तो फिर क्या होता है कि जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। किस पे? हमारे डिसीजन मेकिंग पे। कैसे इफेक्ट करती है? भाई चॉइस है आपके सामने, आपको करियर चूज करना है, एजुकेशन चूज करनी है, या हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चूज करनी है, चाइल्ड केयर चूज करनी है। अब ऐसे में चूंकि हमारी कंडीशनिंग शुरू से ऐसी है कि घर का काम तो महिला ही करेगी, तो इसलिए वो चॉइस नहीं होती है उसकी, महिला की, काम छोड़ के अपना हाउस होल्ड देखना या चाइल्ड केयर देखना। वो कंडीशनिंग होती है, वो बचपन से लेके आज तक जो कंडीशनिंग हुई है कि घर का काम तो महिला ही करेगी, तो वो उसके लिए सेक्रीफाइस भी नहीं माना जाता। उसने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वो सेक्रीफाइस रिकॉग्नाइज भी नहीं होता है सोसाइटी के अंदर कि उसने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये माना जाता है कि तो उसकी जिम्मेदारी है, ये तो उसको करना ही था। और ऐसे में उसके पास वो फ्री विल नहीं रह जाती चॉइस की कि वो चूज करे किसके बीच में, एजुकेशन, करियर और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में। वो उसकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है ना। उसका इफेक्ट देखो कहां देखने के लिए मिलता है। पीरियोडिक लेवल सर्वे फोर्स 2025 का बताता है कि डेटा साइटेड इन द आर्टिकल
child care and domestic responsibilities were the most frequently reported reason for remaining outside the labor force. 52% urban women, 40% rural women, और less than 1% men. 1% से कम आदमियों ने ये बोल के काम छोड़ा है कि मुझे, मेरे पास घर की जिम्मेदारी है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाइल्ड केयर मुझे करना है. 1% से कम, वो भी मजबूरी में रहे होंगे, कोई नहीं होगा घर पे देखने के लिए, तब उन्होंने किया होगा, है ना. 52% अर्बन वुमेन्स ने इस कारण से अपना करियर सेक्रीफाइस किया है. 40% रूरल वुमेन ने इस कारण से अपना करियर सेक्रीफाइस किया है. लगभग 50% हमने क्या कर दिया, वर्कफोर्स को घर पे बिठा दिया, जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव हो सकता था, है ना. तो द रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टूड एज देयरफॉर women's lower labor force participation cannot be explained merely through personal choices. Choices are shaped by years of gendered expectation and unequal control over time. तो अनइक्वल कंट्रोल ओवर टाइम जो है, और जो जनरेशन से हम लोगों को देखते हुए आ रहे हैं, सीखते हुए आ रहे हैं, वही चीज. अब ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल एक बहुत ही बढ़िया कहानी से शुरू होता है. इसके अंदर बोलते हैं हरियाणा के अंदर एक महिला है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, वो नहीं बन पाई इन्हीं कंडीशंस की वजह से. लेकिन अब उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है. अब वो भी लड़की को ही अपने साथ हाउस होल्ड कामों में लगा रखा है उसने. तो उसने क्या किया, अपना जो बर्डन है वो नेक्स्ट जनरेशन पे शिफ्ट कर दिया. तो नेक्स्ट जनरेशन पे जब शिफ्ट कर दिया तो इंटरजेनरेशनल रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी हो रहा है. ठीक है. तो वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस, एजुकेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, एजुकेशन में वो पूरा टाइम नहीं दे पा रही महिला, है ना. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस अभी हमने देख ही लिया कि वो काम जो करियर है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. 52% वुमेन सेक्रीफाइस कर रही है काम को. क्यों? क्योंकि उनको हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है अर्बन के अंदर, 40% रूरल हाउस होल्ड के अंदर. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसको रीइंफोर्स करता है, उसको फिर से क्या करता है, उसको और पुख्ता कर देता है कि ये तो चलेगा ही. साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट करने लगते हैं महिलाएं, क्योंकि वो सोशलाइजिंग नहीं हो पाती उतनी जितनी लड़के कर लेते हैं चौराहे पे खड़े होके, पान की टपरी पे, वो सब नहीं हो पाता ना. तो ये सारी चीजें हैं. तो आज यहीं तक है. इसके अलावा एक आर्टिकल और था, वो मैं पीडीएफ के अंदर इंक्लूड करना भूल गया. वो आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो वो आर्टिकल पढ़ने के लिए वो आप लोग पढ़िएगा. हालांकि पॉलिटिकल है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें. शशि थरूर का लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल तो होगा ही, लेकिन अच्छा लिखा हुआ है आर्टिकल. ठीक है. मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो पूरा पॉलिटिक, काफी चीज उसमें पॉलिटिकल है, लेकिन आपको जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर मिल जाएंगे. ठीक है. तो कई बार क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए एग्जाम में बोलता है, तो उस पे जो क्रिटिसिज्म है वो सारे के सारे उस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे. तो वो आर्टिकल भी मैं इसके अंदर इंक्लूड करके अभी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा. वो आर्टिकल पढ़ना जरूर. आप क्लैट वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैट वाले ये नहीं देखते कि कहाँ सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो तो चाहते हैं कि सरकार का जहाँ क्रिटिसिज्म हो रहा हो वही टॉपिक उठाया जाए. ठीक है. तो आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते सरकार को. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. कल फिर मिलेंगे. किसी को कोई डाउट पूछना हो ऑनलाइन में से तो पूछ लीजिए, या